रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, एक शख्स शादी होने के बाद में भरपूर मेहनत इसलिए करता है, पैसा इसलिए कमाता है ताकि आने वाले समय में जब वो अपनी नौकरी से जाए, अपने घर में रिटायरमेंट के बाद में अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने बच्चों को अच्छी पोस्ट पर पहुंचा दे, तो कम से कम बीमारी के दौर में, बुढ़ापे के दौर में जब वो बुज़ुर्ग हो जाए तो उसकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सके। लेकिन दोस्तों, आज की घटना आप लोग सुनेंगे तो इस घटना के अंदर एक व्यक्ति ने जितनी मेहनत कर इतना बड़ा कारोबार इकट्ठा किया, बेटों को बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचाया, लेकिन जब वो 75 साल के आसपास उसकी उम्र हो गई तो 75 साल की उम्र में उसे एक ऐसी बीमारी लग जाती है जिस बीमारी से वो ना ज़्यादा चल पाता है, ना सही से खड़ा हो पाता है, ज़्यादातर आराम करके ही उसकी ज़िंदगी गुजरती है। अब चूँकि 75 साल का हो चुका है तो ज़्यादा उसे टेंशन भी नहीं थी अपनी बीमारी की, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की थी, इतनी लगन से काम किया था कि उसने अपने बच्चों को अच्छी पोस्ट पर पहुंचा दिया था। उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े थे और एक बढ़िया घर, सब कुछ ठीक था। लेकिन 75 साल का तो ये हो चुका था, लेकिन इसकी जो बीवी थी उसकी उम्र 65 साल के आसपास थी। इसको बीमारी ये हुई थी कि ये चल नहीं पा रहा था। लेकिन इसकी भी बीवी को जो बीमारी होती है, उस बीमारी से एक दिन ऐसा होता है कि दो जानें चली जाती हैं। दरअसल इसकी बीवी को सेक्स करने की लत लग जाती है, और सेक्स करने की लत भी अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ में, यानी 65 साल की ये महिला थी 31 साल के लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। एक दिन कमरे में उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है। उसी समय इसका जो पति होता है, ये किसी भी तरीके से आवाज़ जो आ रही होती है कमरे के अंदर से, जब फॉलो करते हुआ वहाँ पर पहुँचता है और जैसे ही अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखता है तो उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और आज जब ये केस पूरे देश के अंदर फैला है, पूरे देश के अंदर इस केस की बात हो रही है, तो हर कोई हैरान है, परेशान है, और लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर इस महिला को इतनी उम्र में, 65 साल की उम्र में इस तरीके की करने की क्या ज़रूरत थी। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है सिवान ज़िले से, और इसी सिवान ज़िले में एक थाना पड़ता है, नौतन थाना। और इसी नौतन थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, पचलखी गांव, और इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम होता है NK श्रीवास्तव। उम्र लगभग उस समय इनकी वही रही होगी कि शादी के बाद ये अपनी पत्नी, जिनका नाम सुजाता होता है, उनके साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि काम के सिलसिले में ये लोग बिहार पहुंचते हैं, और बिहार के जो पटना होता है उसी में एक थाना पड़ता है, पाटलिपुत्र थाना। और इसी पाटलिपुत्र थाना के अंतर्गत एक इलाका आता है, नेहरू नगर, रोड नंबर 02। रोड नंबर जो 2 होता है उसमें रहकर ये लोग रहने लग जाते हैं, अच्छे से कामकाज करते हैं। घर में एक संतान होती है, थोड़ा समय गुजरता है, दूसरा बेटा हो जाता है, थोड़ा समय और गुजरता है, तीसरा बेटा हो जाता है। यानी अब इस परिवार के अंदर पति पत्नी के अलावा 3 बेटे भी थे। परिवार में जो पिताजी थे ये अच्छा काम करते थे, अच्छी इनकी सर्विस थी, अच्छा पैसा कमाते थे, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों को, तीनों बेटों को बेहतर स्कूल में डाला था। धीरे धीरे जो बच्चे होते हैं ये भी बहुत मेहनत के साथ में पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद में जब इनके बच्चों की उम्र आती है तो एक बेटा जो होता है वो दुबई चला जाता है, दूसरा जो बेटा होता है ये चला जाता है दिल्ली, और तीसरा जो बेटा होता है ये हैदराबाद चला जाता है। यानी तीनों ही बेटे अपने अपने कामों पर लग गए थे। एक दुबई था, एक हैदराबाद था, एक दिल्ली था, सब कुछ ठीक चल रहा था परिवार के अंदर। अब घर के अंदर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। एक बचे थे NK श्रीवास्तव, एक बची थी उनकी पत्नी सुजाता देवी, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने घर का नाम रखा था सुजाता निवास। उसी सुजाता निवास के अंदर ये जो परिवार था रहा करता था। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। इस परिवार ने अपनी ज़िंदगी के पति पत्नी के साथ में लगभग 40 से 45 साल बढ़िया तरीके से गुजारे। पति पत्नी 40 से 45 साल की उम्र में अच्छा पैसा कमाया, अच्छा रुतबा कमाया, नाम कमाया, बच्चों को कामयाब करा, बड़ी पोस्ट पर पहुँचाया। लेकिन दोस्तों, इस समय तक आते आते जो NK श्रीवास्तव होते हैं उनकी उम्र 75 साल हो जाती है, और जो सुजाता देवी हो जाती हैं इनकी उम्र 65 साल के आसपास हो जाती है। अब जो NK श्रीवास्तव थे, 75 साल उम्र थी, बीमार हो चुके थे, 4 पैसे उठा नहीं जाता था, ज़्यादातर आराम ही करते थे। जो सुजाता देवी थी इनकी उम्र 65 साल की थी, लेकिन शायद ये बीमार नहीं रहती थी, थोड़ी बहुत ठीक थी, हट्टी कट्टी थी, चलती थी, फिरती थी। और इसी वजह से NK श्रीवास्तव और सुजाता देवी में अक्सर आए दिन झगड़ा होने लगा था।
क्योंकि सुजाता देवी जो एन के श्रीवास्तव थे उनकी खिदमत करना पड़ रही थी और शायद खिदमत इसे नागवार गुजर रही थी और ये उनकी खिदमत कर नहीं पा रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। उसके बाद में 15 अक्टूबर साल 2024 का वो दिन आता है। तकरीबन दिन के 12:30 के बजे के आसपास का समय होगा। एक बेटा जो दुबई में रहता है वो अपनी माँ को कॉल करता है। अपनी माँ को कॉल करता है उनसे बात करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर बाहर होते हैं तो फ़ोन के माध्यम से माता पिता की खैर खबर रोज़ ले लेते हैं। इसी लिहाज से जो दुबई वाला बेटा होता है ये भी रोज़ अपने माता पिता की खैर खबर ले लिया करता था। और इसी 15 अक्टूबर साल 2024 को जो दुबई वाला बेटा है वो अपनी माँ को जब फ़ोन करता है, कई बार फ़ोन लगाता है, फ़ोन उठता नहीं है। फिर सोचता है कि हो सकता है कि माँ काम से मार्केट वगैरह गई हो, कहीं गई हो, या फिर खाना वगैरह बनाती हो, मोबाइल रूम के अंदर रखा हो। फिर सोचता है कि क्यों ना पिताजी जो हैं एन के श्रीवास्तव उनको फ़ोन लगाया जाए, क्योंकि उनका फ़ोन अक्सर उनके पास ही रहता है और चूँकि वो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, तो वो घर पे ही होंगे, फ़ोन के पास ही होंगे। हो सकता है कि फ़ोन में सोशल मीडिया या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब पर कुछ देख रहे हों, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है बुज़ुर्ग जो रिटायर हो जाते हैं वो मोबाइल में ही अपना टाइम पास करते हैं। लिहाजा जो दुबई वाला बेटा होता है अपने पिता एन के श्रीवास्तव को कॉल लगाता है, कई बार कॉल लगाता है, लेकिन जो पिताजी होते हैं वो भी फ़ोन नहीं उठाते। अब इस तरीके से जब बेटा परेशान होता है तो ये तुरंत जो पास में ही एक बिल्डिंग होती है, जिस बिल्डिंग का नाम होता है गणेश जानकी बिल्डिंग, उसमें एक चौकीदार जो कि गार्ड हैं उनको कॉल करता है, जिनका नाम होता है राम प्यारे यादव। उनसे इसकी जान पहचान होती है, नंबर उसका उनके पास होता है। राम प्यारे यादव जी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि अंकल, सामने वाला जो सुजाता निवास है इसमें एक बार चले जाइए, माता पिता का फ़ोन उठ नहीं रहा है, बात हो नहीं पाई है, मुझे थोड़ा सा चिंता हो रही है। लिहाजा जो सिक्योरिटी गार्ड होता है कहता है साहब बस थोड़ा सा समय दो, मैं बस अभी जाता हूँ। उसके बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है सुजाता निवास पहुँचता है। अब वहाँ पर जब पहुँचता है तो देखता क्या है कि जो सुजाता निवास है ये बाहर से इसका कुंडा बंद है। अब बाहर से इस तरीके से गेट को बंद देखता है तो थोड़ा सा इससे परेशानी भी होती है कि बाहर से गेट क्यों बंद है। अच्छा, ये उसी समय कॉल पे था दुबई वाले बेटे के साथ में। ऐसा नहीं था कि इसने कॉल काट दिया था, क्योंकि दुबई वाले बेटे ने कहा था कि अंकल तुम फ़ोन लगाए जाना, अगर मम्मी या फिर पापा कोई भी मिले तो मेरी बात करा देना। लिहाजा गार्ड इसी लिहाज से फ़ोन लगाए कॉल जारी थी, इसी दौरान जाता है तो गेट बाहर से बंद होता है। बेटे से कहता है कि गेट बाहर से बंद है। लिहाजा बेटा कहता है कि गेट खोल लो अंकल, अंदर चले जाओ, हो सकता है कि बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो, आजकल बच्चे बड़ा शैतान है। लिहाजा जैसे ही ये जो सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसका नाम राम प्यारे यादव होता है, जैसे ही ये अंदर पहुंचता है तो देखता क्या है कि बाहर की साइड में ही किचन है और किचन के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कि सुजाता देवी की है, जिनकी उम्र 65 साल के आसपास है। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो बेडरूम के अंदर जो एन के श्रीवास्तव होते हैं उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। अब जैसे ही ये इस तरीके से देखता है तुरंत दुबई वाले बेटे को बताता है और बताते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाता है कि इस तरीके से इस घर के अंदर 2 कत्ल हो गए। अब दुबई वाला बेटा वीडियो कॉल करने को बोलता है। जैसे ही वीडियो कॉल करता है उसको तो एकदम से चक्कर आ जाते हैं, उसको समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हो गया। लिहाजा उसके बाद में जो नौकर था, जब जो सिक्योरिटी गार्ड था, जब ये चीखता है तो उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के कुछ लोग भी आ जाते हैं। आस पड़ोस के जब कुछ लोग आते हैं और जैसे ही उस सुजाता निवास के अंदर जाते हैं तो हर किसी के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस घर के अंदर 2 मर्डर हो चुके थे। दोनों दंपति, बुजुर्ग दंपति जो इस घर के अंदर रह रहे थे, कोई इस घर के अंदर घुसा और बड़ी ही बेरहमी से इनकी हत्या कर दी। घर का मंजर ऐसा था कि घर के अंदर लूटपाट हुई है। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति अब पुलिस को फ़ोन कर देता है और जो नेहरू नगर थाने में जो पाटलिपुत्र थाना पड़ता है, नेहरू नगर इलाके में जो पाटलिपुत्र थाना पड़ता है, तो यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस जो थी जब ये बात सुनती है तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है कि उनके इलाके में एक सुजाता निवास है, उसके अंदर 2 दंपति रहते हैं, दोनों बुजुर्ग हैं और उनकी इस तरीके से हत्या हो जाना पटना के अंदर ये बड़ी बात थी। लिहाजा जो पुलिस की टीम होती है मौके वारदात पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो पूरी घटना का बहुत ही बारीकी से मुआयना करती है। तो पुलिस पाती है कि पूरे घर के अंदर जगह जगह खून के छींटे हैं, खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई हैं। जो एन के श्रीवास्तव है उनके पेट में कई बार चाकू मारा गया है और साथ के साथ उनके गले पर भी कुछ ऐसे निशान दिखाई पड़ रहे थे कि जिससे ऐसा अंदाज़ा लग रहा था हो सकता है कि गला दबाकर इनकी हत्या करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि होठ पर चोट के निशान थे। लिहाजा जो सुजाता देवी होती है उनकी डेड बॉडी की जब पुलिस समीक्षा करती है तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल उलट होती हैं, क्योंकि सुजाता देवी की गला रेत कर हत्या की गई थी और उसके बाद में सिलबट्टे से उनके सर को इतनी बेरहमी से कुचला गया था, यानी कातिल ये चाहता था कि सुजाता देवी किसी भी एंगल से बच नहीं पाए।
अब इस तरीके की हालत देखने के बाद में पुलिस जो थी पूरे क्राइम सीन को बहुत अच्छे तरीके से चेक करने के बाद में उसे सील कर देती है। तीनों बेटे जो दिल्ली, जो हैदराबाद, जो दुबई में रहता है, इन सबको खबर ऑलरेडी हो ही जाती है। दुबई वाला बेटा दे देता है। साथ के साथ सिवान ज़िला जो न्योतम थाना पड़ता है, पंचलखी जो गांव है, इस गांव में भी खबर कर दी जाती है। कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। अब पुलिस जो थी दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर पुलिस इस घर में बहुत बारीकी से चेक करती है तो पता चलता है कि इस घर के अंदर कुछ लूटपाट जैसी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अलमारी से कपड़े लत्ते तिड़ी बिड़ी दिखाई पड़ रहे हैं। जो सुजाता है उनके कान में कुछ ऐसा था नहीं जो निकाला ना हो, नोचा ना हो। और दोनों ही दंपति के मोबाइल नहीं थे, लेकिन मोबाइल उस समय तक स्विच ऑफ नहीं थे जिस समय बेटा कॉल कर रहा था, लेकिन बाद में वो मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गए थे। अब लिहाजा जो पुलिस को लगता है शुरुआत में, तो वो ये लगता है कि ये जो हत्याएं हुई हैं दोनों, ये चोरी डकैती का मामला हो सकता है। यानी चोर घर के अंदर आया हो, लूटपाट का मामला है और उसने चोरी करने की कोशिश की हो, दोनों दंपति अकेले हो, और हो सकता है कि उसने सोचा हो कि इन दोनों का कत्ल कर पूरे घर में अच्छे से लूटपाट करूंगा, और इसी तरीके से ये लूटपाट दिखाई पड़ रही है। उसके बाद में मोहल्ले पड़ोस के लोगों से भी पूछा जाता है कि इस घर के अंदर से ऐसी कोई संदिग्ध आप लोगों ने कुछ देखा या फिर नहीं देखा। तो दोस्तों आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो यही बताते हैं कि साहब आए दिन इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी, लेकिन हम चूँकि रोज़ का मामला था लड़ाई झगड़े, तो कौन किसके घर में जाकर क्या देखे। लेकिन आज इस घर के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा किसी को भरम भी नहीं था, ऐसा किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। लिहाजा पुलिस जो थी वो शुरुआत में जो लूटपाट होती है इसके आधार पर मुकदमा दर्ज करती है और इस पूरे केस को सुलझाने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों जब पुलिस इस केस को सुलझाने की कोशिश करती है तो हर तरफ से थक हार जाती है। मोहल्ले पड़ोस वालों से पूछताछ करती है, साथ के साथ इस घर में कुछ ऐसी चीज़ें देखने की कोशिश करती है जिससे पुलिस को कोई सबूत मिल जाए। तो ना तो घर से कोई सबूत मिलता है, ना मोहल्ले पड़ोस वालों लोगों से कुछ पता चलता है। लिहाजा पुलिस को लगने लगा था कि ये जो मर्डर है, अंधा मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर है। अब ब्लाइंड मर्डर को सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। कत्ल के मोटिव की बात समझ आती है कि कत्ल का मोटिव ये हो सकता है कि यहाँ पर लूटपाट की गई हो, लेकिन कातिल कौन है ये अभी भी पुलिस के लिए बड़ा रहस्य का काम था और पुलिस के इसमें जो अभी हाथ थे वो खाली थे। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करती है। सबसे पहले सोचती है कि इस इलाके में अगर कोई सीसीटीवी कैमरास हैं तो क्यों ना एक बार सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाएं। अब दोस्तों जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं उन सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है। कैमरा खंगालने के बाद में पुलिस को एक 11 से 12 सेकंड की एक क्लिप मिलती है। उस क्लिप में एक व्यक्ति सुजाता निवास से निकलते हुआ दिखाई पड़ता है, अपनी बाइक पर बैठता है, चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सीसीटीवी क्लिप थी वो बिल्कुल ब्लर थी, यानी उसमें ना जो व्यक्ति गया था ना उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था साफ तरीके से, ना बाइक सही तरीके से पहचान में आ रही थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद में कई और सीसीटीवी कैमरास चेक करने के बाद में कम से कम पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है जो बाइक होती है उसका नंबर पुलिस को मिल जाता है। साथ के साथ वो जो व्यक्ति था जिस कलर के कपड़े पहना था वो कपड़ों का रंग पुलिस को पता चल जाता है। लेकिन पुलिस उसके बाद में ये जो महिला थी इसका मोबाइल नंबर लेकर इसका CDR निकालती है और ये जो पुरुष था इस घर में जिनका नाम NK श्रीवास्तव था इनका CDR निकाला जाता है। अगर इस घर में कोई व्यक्ति आया था तो ऐसा तो नहीं कि गेट इन्होंने उसके लिए खोला होगा, तो हो सकता है कोई व्यक्ति फ़ोन करके आया हो और बाद में उसने हत्या कर दी हो, लूटपाट कर भाग गया हो। क्योंकि ज़बरन जो एंट्री एग्जिट का जो गेट है उस पर कोई भी ज़बरदस्ती, कोई भी फोर्सफुल एंट्री तो दिखाई नहीं पड़ रही है। लिहाजा पुलिस को यही लगता है कि हो सकता है कि इस दोनों दंपति ने गेट खोला हो, कातिल जो हो वो जानने वाला हो। अब जैसे ही मोबाइल की CDR निकाली जाती है तो जो सुजाता देवी होती है इनके मोबाइल से कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि जिससे पुलिस को इस केस में एक बहुत बड़ी लीड मिल जाती है। दरअसल सुजाता देवी की एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बात होती थी। पुलिस जब इस नंबर के बारे में तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है किसी अमित कुमार उर्फ टिंकू के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि राजीव नगर में एक किराने की दुकान चलाता है। रहने वाला है नालंदा ज़िले का, जो हिलसा थाना पड़ता है इस इलाके का रहने वाला है और इसी राजीव नगर में रहकर एक किराने की दुकान चलाता है। लिहाजा पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए उसके पास पहुंचती है। उसके पास पहुंचने के बाद में अंधेरे में एक तीर चलाती है और कहती है कि हमारे पास में तुम्हारी एक वीडियो है और उस वीडियो में तुम इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हो। तो जो अमित कुमार उर्फ टिंकू होता है वो कहता है कि साहब वो वीडियो बिल्कुल सही है, उस घर से उस रात मैं ही आया था, लेकिन मैं अक्सर आंटी से मेरी बात होती थी और आंटी मुझसे बात करती थी, काफ़ी देर बात करती थी, मुझे अपने बेटे की तरह मानती थी।
और इसी वजह से कई बार मैं उनके घर में जाता था और जो बुज़ुर्ग दंपति हैं उनकी मदद कर कर बस घर चला आता था, क्योंकि जो अंकल हैं जिनका नाम एन के श्रीवास्तव था वो चल फिर नहीं पाते थे। इसलिए आंटी को कभी भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो मुझे फ़ोन करके बुला लिया करती थी, बस इतनी सी बात है। लेकिन दोस्तों पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से ये शक हो चुका था कि जो व्यक्ति है कत्ल करने के पीछे इसी का हाथ है, क्योंकि उस समय जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी इसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज के अंदर कोई और संदिग्ध उस घर के आसपास दिखाई ही नहीं पड़ा था। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस अमित कुमार और टिंकू के घर में तलाशी शुरू करती है तो इसके घर से एक शर्ट जो है बरामद होती है। जो शर्ट बरामद होती है उस शर्ट पर खून के छींटे थे। अब जैसे ही पुलिस को ये शर्ट मिलती है पुलिस तुरंत इसे उठाती है। उठाने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बिठाकर जब इसे सख्ती से पूछताछ करती है तो थोड़ी देर तो ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर लेता है। अब चूंकि ये कोई पेशेवर कातिल नहीं था, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था, क्योंकि पेशेवर कातिल जो होते हैं, मुजरिम जो होते हैं, वो पुलिस को थोड़ा बहुत घुमा लेते हैं, लेकिन चूंकि ये कातिल नहीं था, पेशेवर नहीं था, कातिल तो था, लिहाजा पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के सामने ही ये टूट जाता है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है उस कहानी को सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले, ना कि रिश्तेदार, ना कि बेटे, जो कोई भी इस कहानी को सुन रहा था उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि इस घर की जो महिला थी जिनका नाम सुजाता देवी था, उम्र 65 साल के आसपास थी, आखिर उन्हें इन सब कुछ करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। दरअसल जो एन के श्रीवास्तव है जिनकी उम्र 75 साल के आसपास है, इनकी जो पत्नी है सुजाता देवी जिनकी उम्र 65 साल के आसपास है, इन दोनों ही पति पत्नी का मर्डर हुआ था। अब इनके तीनों जो बच्चे थे वो अलग अलग शहरों में रहकर नौकरी करते थे। एक दिल्ली में नौकरी करता था, एक हैदराबाद में, एक दुबई में। घर पर ये दोनों दंपति अकेले रहा करते थे। जो दंपति में जो पुरुष व्यक्ति है जिनका नाम एन के श्रीवास्तव है, उम्र 75 साल के आसपास, इनको एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से ना ये ज़्यादा उठ बैठ सकते हैं, ना ज़्यादा चल फिर सकते हैं, यानी ज़्यादातर इनका जो समय होता है वो बेड पर ही गुजरता है। अब इसी बीच में जो पत्नी सुजाता देवी होती है उनकी कुछ फिजिकल नीड भी होती है, कुछ जिस्मानी नीड भी होती हैं, तो वो जिस्मानी जो ज़रूरतें होती हैं एन के श्रीवास्तव पूरी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो सुजाता देवी होती हैं एक किराने की दुकान वाले के यहाँ पर जब सामान लेने के लिए पहुँचती हैं तो उसी समय उसका नंबर ले लेती है। जब नंबर लेती हैं तो नंबर होने के बाद में बातचीत शुरू होती है। बातचीत धीरे धीरे पहले तो दोस्ती में बढ़ती है, हाय हेलो में बढ़ती है, लेकिन उसके बाद ये जो बातचीत थी अवैध संबंधों में बदल जाती है। अब जो सुजाता देवी थी जिनकी उम्र 65 साल और ये जो अमित कुमार था जिसकी उम्र 31 साल, इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बन जाते हैं। अब जो आंटी थी, चूँकि अंकल तो बीमार रहते थे, जब भी इसका मन करता अमित कुमार को कॉल करके बुलाती, अपने घर बुलाती, घर बुलाने के बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती, संबंध बनाने के बदले में उसे मोटे पैसे देती। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने एक बेटे से 50,000 रुपये लेकर इसने अमित कुमार को दिए थे। अब इसी तरीके से ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है और इसी 15 अक्टूबर साल 2024 को शाम के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जो सुजाता देवी होती है अमित कुमार और टिंकू को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि तुम घर आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी बनाने हैं। तो जो अमित कुमार और टिंकू होता है, अब चूँकि आंटी से पैसे भी मिलते थे, जिस्मानी भूख भी पूरी होती थी, लिहाजा ये उनके घर पे पहुंच जाता है और रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये सुजाता देवी के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है उनके ही कमरे के अंदर। जो एन के श्रीवास्तव होते हैं ये अपने कमरे में लेटे हुए होते हैं, लेकिन अचानक से इनके कानों में कुछ कराहने की आवाज़ आती है, जैसे कोई सेक्स के टाइम पर आवाज़ें निकालता है। जब इस तरीके की आवाज़ें इस एन के श्रीवास्तव को आती हैं तो ये किसी भी तरीके से उठते हैं, बड़ी मशक्क़त के बाद में कमरे तक पहुँचते हैं। कमरे तक जब पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि इनकी जो पत्नी है जिसका नाम सुजाता देवी है, उम्र 65 साल है, इनके ही घर में जो एक लड़का आता है अमित कुमार और टिंकू जिसकी उम्र 31 साल के आसपास है, उसके साथ में बड़ी ही बेरहमी के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है, चीखें मार रही है। जब इस तरीके से ये अपनी पत्नी को देखता है तो बड़ा आग बबूला होता है। अब ये चीखने की कोशिश करता है, ये इस तरीके से चीखता है ताकि आस पड़ोस के लोग सुन लें, क्योंकि 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, सामने एक 31 साल का लड़का है जो उसकी पत्नी के साथ में अवैध रिश्तों में है। अगर ये उससे कुछ कहेगा तो वो उसको चोट पहुंचा सकता है। अब चूंकि ये चीखता है, इसकी चीख मोहल्ले पड़ोस के लोगों को पहुंचती है, लेकिन वो ये सोचते हुए इस घर के अंदर नहीं आते हैं कि इस घर के अंदर तो ये रोज़ का काम है। अब ये चीख जो थी ये टिंकू सुन लेता है, अमित कुमार, वो तुरंत इस एन के श्रीवास्तव को उठाकर बेड पर पटक देता है और उसके बाद में तकिया लगाकर इसका गला दबाने लगता है। जो सुजाता देवी थी वहाँ से दौड़ दौड़ी भागी भागी किचन में पहुँचती है, वहाँ से एक चाकू उठाती है और चाकू उठाने के बाद में वापस आती है और एन के श्रीवास्तव के पेट में 1-2 नहीं बल्कि कई सारी बार चाकू के कर देती है।
इतनी बेरहमी से चाकू के वार करती है जो एन के श्रीवास्तव होते हैं उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है। अब उसके बाद में जो सुजाता देवी होती है किचन में जाती है, चाकू जो होती है वो धो रही होती है, उसको साफ कर रही होती है जो चाकू खून में सन गया था, कि पीछे से जो अमित कुमार होता है वो पहुंचता है और इसके हाथ में भी एक चाकू होता है और चाकू से इस सुजाता देवी का गला रेत देता है। अब इसी बीच में इन दोनों के बीच में हाथापाई भी होती है। जो सुजाता देवी होती है इस अमित कुमार के हाथ पे काट लेती है। अमित कुमार जब पुलिस के सामने था तो उसके हाथों पर काटने के साफ निशान दिखाई पड़ रहे थे। अब उनके गले को रेत देता है सुजाता देवी के, वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद में सिलबट्टा उठाता है और उससे इनके सर की चटनी बना देता है। इतनी बेरहमी से इन दोनों दंपति का कत्ल करने के बाद में, क्योंकि पहले पति का तो इसलिए कत्ल हुआ था कि वो किसी को बता ना दे, सुजाता का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि अब इसने सोचा कि अगर ये जिंदा रहे तो हो सकता है भेद खुल जाए, इसलिए दोनों की ही हत्या कर देता हूँ, घर में लूटपाट दिखा देता हूँ। और उसके बाद में इस घर से सारी नकदी सारा जेबर लेकर ये 9-2-11 हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस ने इस पूरे केस को सुना तो उसके बाद में पुलिस बड़ा अचरज में पड़ी। एक महिला जिसकी उम्र 65 साल के आसपास है, उसको आखिर इन रिश्तों में पड़ने की क्या ज़रूरत थी। 65 साल की उम्र में जाकर इन सारी जो भावनाएं होती हैं, इंसानी जिस्मानी जो नीड्स रहती हैं, ये तो ऑलरेडी सारी फुलफिल हो चुकी होती हैं। तो इस उम्र में जाकर बहकना ये बड़ा असंभव सा पुलिस को दिखाई पड़ता है। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। और आप लोग बताएगा कि इस कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा कसूर किसका है। कसूर उन बच्चों का है जो अपने माता पिता को अकेला छोड़कर बाहर चले गए, या कसूर जो है वो एन के श्रीवास्तव का है कि वो बीमार पड़ गए, या कसूर उस सुजाता का है जो 65 साल की उम्र में भी एक 31 साल के लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी। अब दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें जोधराम शरण है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोधराम शरण, बायतू ज़िला बाड़मेर राजस्थान से। तो जोधराम शरण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ज़िला बाड़मेर राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं भाई लाइक और कमेंट्स के लिए थोड़ा कह दिया करें देखने वालों से। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें बार बार बताने की, बार बार कहने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर कहानी सुनते हैं तो इतना तो मैं आप लोगों से गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि मेरे चैनल पर आप लोग को सबसे अलग, सबसे डिफरेंट कहानी मिलती है। और साथ के साथ आप लोग का जो प्यार होता है वो वीडियो के अंत में मैं शेयर भी करता हूं। कामिल मलिक हैं, लिखते हैं नाइस सर, आपने मेरा बर्थडे विश नहीं किया। कामिल मलिक गाज़ियाबाद से। तो कामिल मलिक जी मैं पहले तो माफ़ी चाहता हूं कि आपका बर्थडे विश नहीं कर पाया, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपने जो कमेंट्स किया हो बर्थडे के बारे में बताया हो, पिछली वीडियो पे बताया हो। तो आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो रिसेंट वीडियो अपलोड होता है, यानी आज अगर वीडियो में शूट कर रहा हूं तो कल रात जो वीडियो अपलोड हुआ है उस पर आप कमेंट्स करा करें, क्योंकि कल वाली वीडियो के ही मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, पीछे की वीडियोज़ के नहीं पढ़ता। खैर कामिल मलिक जी आपको मेरी तरफ से आपके जन्मदिन की बहुत सारी बधाई, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। इंटरटेनमेंट करके आईडी है, लिखते हैं 27 मिनट की कहानी में 4 मिनट्स आपने अपनी कहानी के बारे में लिया, शुक्रिया सर। तो इंटरटेनमेंट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में समीर खान है, लिखते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो समीर खान जी आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का सदैव आभारी रहूँगा। उसके बाद में सिराज अहमद हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, तो शुक्रिया। सुरेश सिमाली हैं, लिखते हैं आपकी कहानी मैं रोज़ सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और कहानी का टाइम भी ठीक है, लंबा नहीं है। तो सुरेश सिमाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार भाईजान, तो भैया नमस्कार। आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़े बयां है ये अच्छा लगता है और मैंने ये महसूस किया है कि अपराध होने के प्रमुख कारण परिवार के लोगों में भरोसे का ना होना है। इस कहानी में भी रीमा रोमा यही गलती की, वह सारी बात अगर अपने माता पिता को बता देती तो शायद उसके साथ गलत ना होता। तो मुकेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। उसके बाद रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी, तो रिजवान अंसारी जी शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी, सतवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो सतवीर जी आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, गलती है जो भतीजे की है, ज़्यादा औरत की गलती है। अगर पुतला है उससे कोई थोड़ा हमदर्दी कर दे तो वह उसी की तरफ हो जाती है। तो हसीबुल अंसारी जी आपने बहुत अच्छी बात कही। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं फुल सपोर्ट करता हूं भाई आपको, सऊदी अरबिया से सुनता हूं कहानी, तो आपका शुक्रिया। सुरेज गैलनिस करके आईडी है, भैया आपका शुक्रिया। इकरा इमरान है, लिखते हैं आज की कहानी बहुत अलग थी, कहानी बहुत ही अच्छी थी। तो इकरा इमरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिद्दीक अहमद है, लिखते हैं हर कहानी हमें एक सबक देती है कि अपनी ज़िंदगी के अच्छे से गुजारें और जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग हमें याद करने वाले जितने भी हों वो हमारे अच्छे कामों के लिए हमें याद करें।
तो डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब जी, आपने जो बात कही, आपके बात लोगों के लिए प्रेरणा भी है। ये बहुत अच्छी बात है, जब आप दुनिया से जाएं तो लोग आपको आपके कामों की वजह से याद करें, और बुरे कामों की वजह से नहीं बल्कि अच्छे कामों की वजह से। योगेश पंडित हैं, लिखते हैं नाम ही खतरनाक है, क्राइम तो करेगा ही। तो योगेश पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल फरीदाबाद से, कल मेरे बेटे के जो कुरान है वो मुकम्मल हुआ है। तो अब्दुल अली जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके बेटे ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर खान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो समीर खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान अब्दुल रज़ाक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई गलती लड़के की है, रूमा की नहीं है, क्योंकि उसको एहसान होगा कि वो अकेली है इसलिए किसी से साथ ले लेती है, लेकिन इसमें गलती सिर्फ लड़के की नहीं है बल्कि लड़के की भी गलती है, क्योंकि दोनों की गलती है। अगर उसने मोहब्बत का इजहार किया था तो वो ये इतना कह सकती थी कि रिश्ता भेज दो, उससे अवैध संबंध रखने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद में राज किशन चौरसिया करके आईडी है, लिखते हैं राज किशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हम ये कहानी सुन रहे हैं। लड़की ही गलत दिख रही है इसमें, क्योंकि गरीब था तो आराम से गुजारा कर जाना चाहिए था। तो राज किशोर चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में लईक अब्बास हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, गलती हबीबुल्लाह की है जो उसने लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ रह रही थी, उसको ही उसने छोड़ दिया, यानी तलाक दे दिया। तो लईक अब्बास जी, आपका शुक्रिया। ए चौधरी हैं, लिखते हैं भाई ये बेहतर रिश्तों की कदर अहमियत हो जाए तो बढ़िया है। मैंने देखा है और सुना है हम इंसान को हर गलत भेड़िए को बदनाम करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है चौधरी जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का मौका ही नहीं देंगे तो शायद हम क्राइम से बच जाएं और हमारे साथ बुरा होने से बच जाएं। जीतू वर्मा है, लिखते हैं कोई भी क्राइम हो उसमें 2 नंबर की गलती होती है, पहले दोनों की सहमति थी, फिर हर कहानी में पति ही है वो कमज़ोर क्यों होता है, प्रेमी क्यों नहीं। जीतू वर्मा भिंड एमपी से। तो जीतू वर्मा जी, आपने जो कमेंट्स किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया, सदैव मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे वीडियो के अंत में आप लोग के नाम लेना अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से कमेंट्स का जो सिलसिला है ये बनाए रखिएगा। और बहुत ही अफसोस की बात है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को देखा करें, पहले लाइक बटन दबा दिया करें और उसके बाद में कमेंट्स भी कर दिया करें, क्योंकि एक लाइक बटन दबाने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।